नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एरो इंजन की तरफ से है और अभी सफरान की तरफ से कैसा ऑफर दिया गया जो कि भारत की फ्यूचर फाइटर जेट प्रोग्राम के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालने वाला है। फ्रेंच एरोस्पेस जायंट सफरान ने रिसेंटली जीटीआर और एचएएल को दो मेजर इंजन को डेवलप करने का प्रपोजल दिया है। इनमें या तो एक ही इंजन को डेवलप करने का प्लान किया जा सकता है जो तेजस मार्क 2 और एम का दोनों में इस्तेमाल किया जा सकेगा, या फिर दो अलग अलग इंजन को डेवलप किया जा सकता है जिसमें से एक तेजस मार्क 2 में इस्तेमाल किया जाएगा और एक एम का में इस्तेमाल किया जाएगा। पहले ऑफर में सफरान की तरफ से अपनी M88 सीरीज के इंजन का अपडेटेड वेरिएंट को डेवलप करने का प्रपोजल दिया जा रहा है जिसका नाम M88-4 होने वाला है और ये इंजन 95 किलोन्यूटन से 105 किलोन्यूटन के आसपास थ्रस्ट को डिलीवर करने में सक्षम होने वाला है, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक 4N4 सीरीज के इंजन से भी ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। और ये एक प्लग एंड प्ले सिस्टम होने वाला जिस वजह से इसे तेजस मार्क 2 में इंटीग्रेट करने में इंजन बे के अंदर या फ्यूजलाज सेक्शन के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। सफरान ने M88-4 इंजन के साथ एक कंप्लीट टीओटी पैकेज को भी ऑफर किया जा रहा है। अगर ये डील फाइनल होता है तो भारत न केवल तेजस मार्क 2 के लिए बल्कि फ्यूचर में रफाल के लिए भी इन इंजन का इस्तेमाल किया जा सकेगा और इनको भारत में मैन्युफैक्चर किया जा सकेगा। अब दूसरा प्रपोजल एमका के लिए दिया गया जिसमें सफरान एक 120 किलोन्यूटन क्लास की हाई थ्रस्ट इंजन को डेवलप करने के बारे में बात कर रहा है जो स्पेशली 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए ऑप्टिमाइज होने वाला है। इंटरेस्टिंग बात यह कि इसका एक डेरिवेटिव वर्जन को भी बनाया जा सकता है जिसे तेजस मार्क 2 में इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसमें बस इसकी थ्रस्ट आउटपुट को थोड़ा सा रिड्यूस किया जाएगा, लेकिन बाकी सब कुछ पेरेंट इंजन के साथ सिमिलर रहने वाला है। इस अप्रोच से रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट कम होने वाला है और लॉजिस्टिक और सपोर्ट सिस्टम भी स्ट्रीमलाइन रहने वाला है। कुल मिलाकर ये दोनों ही प्रपोजल काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात यह कि भारत की तरफ से इनमें से किस रिस्पॉन्स को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। अगला अपडेट ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की तरफ से है। एडी की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म किया गया कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर का कॉकपिट मॉकअप सेल का डेवलपमेंट अब शुरू किया जा चुका है। ये कॉकपिट मॉकअप डिजाइन एक क्रूशियल स्टेप होने वाला है जिससे पायलट एर्गोनॉमिक्स, कंट्रोल सिस्टम प्लेसमेंट्स और कॉकपिट इंटरफेस का एक रियल वर्ल्ड इवैल्यूएशन किया जाएगा। अभी जो डेवलपमेंट है वो 3 पैरेलल डिजाइन स्टेज में डिवाइड किया गया जिसमें माउंटिंग चेसिस, व्हील्स और जैक सिस्टम के साथ फुल कॉकपिट सेल को फैब्रिकेट किया जाएगा। एडी सिलेक्टेड वेंडर को एक 3D मॉडल प्रोवाइड करेगा और सिलेक्टेड वेंडर्स एडी के साथ मिलकर फाइनल फैब्रिकेशन ड्राइंग को प्रिपेयर करेंगे। स्टेज 1 जो कि 0 से 3 महीने के अंदर ही कंप्लीट किया जाएगा, उसमें कॉकपिट के प्राइमरी कंट्रोल को फाइनलाइज किया जाएगा जैसे कि फ्रंट प्रेशर बल्क हेड का पोजीशन, कैनोपी लॉन्गरेंस का लेआउट, इनलाइन सीट फिटिंग, रडर पेडल और थ्रॉटल क्वाड्रेंट का एडजस्टेबल माउंटिंग वगैरह ये सब फाइनलाइज किया जाएगा। इस स्टेज में साइड स्टिक और थ्रॉटल का एडजस्टेबल 3D प्रिंटेड प्रोटोटाइप भी रेडी किया जाएगा जिसमें XYZ डायरेक्शन और Z एक्सिस रोटेशन का फुल कंट्रोल दिया जाएगा। ये सब पाउडर कोटेड पार्ट्स के थ्रू किया जाएगा जिसमें पेंटिंग और फिनिशिंग डिटेल एग्जीक्यूशन के टाइम पर ही शेयर किया जाएगा। स्टेज 2 जो कि 2 महीने तक चलने वाला है उसमें कॉकपिट की सेकेंडरी कंट्रोल पे काम किया जाने वाला है। इसमें 3D प्रिंटेड हेड अप डिस्प्ले, लार्ज एरिया डिस्प्ले, बैकअप डिस्प्ले और 5x5 SSDs को इंक्लूड किया जाने वाला है। कंसोल पैनल के एंगुलर एडजस्टमेंट्स और स्विच लेबलिंग के साथ साथ कंट्रोल ग्रुपिंग को भी फाइनलाइज किया जाने वाला है जिससे फाइनल स्विचेस और इंडिकेटर्स की पोजीशन को इसी स्टेज में फाइनल कर दिया जाएगा। एडी ने क्लियर किया कि स्टेज 2 के सारे कंपोनेंट स्टेज 1 के स्ट्रक्चर के साथ ही इंटीग्रेट किए जाएंगे और फैब्रिकेशन टॉलरेंस एडीए डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग फॉलो किया जाएगा। कुल मिलाकर ये अपडेट ये दिखाता है कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर अपने डिजाइन फेज से हार्डवेयर विजुअलाइजेशन फेज में एंटर कर चुका है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है कि इस प्रोजेक्ट को टाइमलाइन के हिसाब से आगे बढ़ाया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी के नए मैन पैक काउंटर ड्रोन सिस्टम की तरफ से है। 29 मई 2025 को इंडियन आर्मी ने ऑफिशियल एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन यानी कि RFI को इश्यू किया जिसमें एक लाइट वेट पोर्टेबल मैन पैक काउंटर ड्रोन सिस्टम या काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम को खरीदने का प्लान किया गया जिसे आर्मी के टैक्टिकल ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस सिस्टम का डिजाइन इस तरह से किया जाने वाला कि एक ही सोल्जर से कैरियर ऑपरेट कर सकेगा और इसका टोटल वेट 9 kg से भी कम होने वाला है। इस सिस्टम में दो प्राइमरी सब सिस्टम होने वाले हैं। पहला एक वाइड बैंड की RF डिटेक्टर होने वाला है जो कि ड्रोन को डिटेक्ट और ट्रैक करने का काम करने वाला है और दूसरा वाइड बैंड साइबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसमीटर होने वाला है जो कि सॉफ्ट के लक्षण जैसे जैमिंग, स्पूफिंग या फिर डाटा इंजेक्शन परफॉर्म करने वाला है।
आरएफ डिटेक्टर की फ्रिक्वेंसी कवरेज 400 से 6000 मेगाहर्ट्ज तक होने वाली है, जिसमें आईएसएम और नॉन आईएसएम बैंड भी इंक्लूड किए जाएंगे और टेलीकॉम बैंड को इसे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो इस सिस्टम DJI फैंटम सीरीज के ड्रोन को 3 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट और आइडेंटिफाई करने में सक्षम होने वाले और इसमें फ्रेंडली और एनिमी ड्रोन को भी सेपरेटली आइडेंटिफाई करने का फंक्शन मौजूद होने वाला है, जो कि ब्लू और रेड में इनको दिखाने वाला है। जैमर सब सिस्टम यानी कि इसकी सॉफ्ट किल सिस्टम है, जिसको CMT कहा जाने वाला है, ये ड्रोन को 2 किलोमीटर के डिस्टेंस से न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखने वाला है। इसमें ओमनी डायरेक्शनल या किसी स्पेसिफिक डायरेक्शनल एंटीना यूज किया जाएगा और इसमें GNSS स्पूफिंग, मेटाडाटा इंजेक्शन और साइमल्टेनियस मल्टी फ्रीक्वेंसी जैमिंग जैसे एडवांस फीचर इंक्लूड किए जाने वाले हैं। अब जैसे कि एक पोर्टेबल सिस्टम होने वाला है, तो इसमें एक इनबिल्ट पावर सिस्टम भी मौजूद होने वाला है और इस पावर सिस्टम में मिनिमम 5 घंटे का कंटिन्यूस ऑपरेशन टाइम मौजूद होने वाला है। इस पावर पैक के अंदर फास्ट रिचार्जेबल बैटरीज मौजूद होने वाले और इनमें हॉट स्वैपिंग ऑप्शन भी मौजूद होने वाला, जो कि तुरंत ही इनको चेंज करने की क्षमता देने वाला है। RFI में बोला गया कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल दिसंबर 2025 तक ही इशू किया जा सकता है और कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 12 महीने के अंदर डिलीवरी शुरू होने की टारगेट रखा गया। और सबसे खास बात यह कि ये प्रोक्योरमेंट बाय इंडियन कैटेगरी के अंदर किया जाने वाला है, जिसमें मिनिमम 50% के आसपास इंडिजिनस कंटेंट होना कंपलसरी होने वाला है। अगला अपडेट भारत और अजरबैजान की तरफ से है। अब शुरू से ही अजरबैजान का स्टैंड पाकिस्तान की तरफ से रहा है और जब से भारत की तरफ से अर्मेनिया को वेपन को सप्लाई करना स्टार्ट किया गया, तब से लगातार अजरबैजान की तरफ से इंडियन डिफेंस सिस्टम को खराब क्वालिटी के बताकर इनको क्रिटिसाइज किया गया। 2024 के एंड और 2025 के स्टार्ट में अजरबैजान की मीडिया आउटलेट जैसे कि कैलिबर, एजेट और अजर न्यूज जैसे एजेंसीज की तरफ से अर्मेनिया के आकाशवाणी सिस्टम को खरीदने को लेकर आउटडेटेड लेगेसी सिस्टम कहकर क्रिटिसाइज किया गया था। उनका ये कहना था कि ये सिस्टम मॉडर्न वॉरफेयर के लिए और स्पेशली ड्रोन वॉरफेयर के डिजाइन नहीं किए गए, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद अजरबैजान की पर्सपेक्टिव में एक बहुत बड़ा चेंज नोटिस किया गया, क्योंकि पिछली बार अजरबैजान की तरफ से अर्मेनिया के खिलाफ जिन बैरक्टर ड्रोन को और स्पेशली उनकी बाकी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, वो सब आकाशवाणी सिस्टम के सामने रिसेंटली बुरी तरीके से फेल हो गए थे, जिस वजह से अजरबैजान को एहसास होने लगा कि अगर अर्मेनिया इंडियन वेपन का इस्तेमाल करने लगता है तो आगे चल के होने वाली किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में उनकी ड्रोन्स उन्हें अब वो एडवांटेजेस नहीं दे पाएंगे जो कि उनको नागोर्नो काराबाख वॉर के दौरान मिल रहा था। और अभी अजरबैजान की मीडिया की तरफ से इंडियन सिस्टम को आउटडेटेड सिस्टम के बदले एक पोटेंशियल थ्रेट के लिस्ट में डालना शुरू कर दिया गया। और खास करके अजरबैजान अभी अपनी बैरक्टर ड्रोन की फ्लीट को लेकर काफ़ी चिंता में पड़ गया, क्योंकि पिछली बार अर्मेनिया के पास कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं था और जो भी थे वो काफ़ी पुराने सिस्टम थे, जिस वजह से अजरबैजान के जो बैरक्टर ड्रोन थे बैटलफील्ड में तबाही मचा रहे थे और अजरबैजान को अनपैरेलल्ड एडवांटेजेस प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन अभी अजरबैजान अपनी सो कॉल्ड इनविजिबल ड्रोन की सेफ्टी को लेकर चिंता में पड़ गया है और उनको यह एहसास होने लगा कि अब ये ड्रोन शायद अर्मेनिया के आकाशवाणी सिस्टम के लिए पेपर टारगेट्स बनने वाले, जिस वजह से वो भी अर्मेनिया की इंडियन वेपन सिस्टम को एक्वायर करने को लेके प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं कि भारत अभी अर्मेनिया को एडवांस वेपन सिस्टम को सप्लाई कर रहा है, जो कि कॉकसस रीजन की पीस पर इफेक्ट डाल सकता है। अगला अपडेट तेजस मार्क 1 की तरफ से है, जिसमें अभी एलविड सिस्टम का नया -5 हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाने वाला है। ये सिस्टम पहले यूज होने वाले -4 हेलमेट का एक अपग्रेडेड वर्जन है, जो कि अभी तेजस मार्क 1 वेरिएंट में इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी जो नए -5 हेलमेट का अपग्रेड किया जा रहा है, उसकी वजह से पायलट को ज्यादा वाइड फील्ड ऑफ व्यू मिलने वाला है, नाइट विजन कैपेबिलिटी मिलने वाला है और टारगेट को डायरेक्टली देखकर मिसाइल को फायर करने के एडवांटेजेस मिलने वाला है। ये एक लुक एंड सूट टाइप का सिस्टम होने वाला है, जो कि पायलट की सिचुएशनल अवेयरनेस और कॉम्बैट रिस्पॉन्स टाइम को दोनों को एनहांस करने वाला है। ये अपग्रेड तेजस मार्क 1 के उन 40 से ज्यादा इंप्रूवमेंट का एक हिस्सा है, जिसमें AESA रडार, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और अस्त्र मार्क 1 जैसे VBR मिसाइल भी शामिल किए गए हैं। इस अपडेट का टाइमिंग भी काफी जरूरी है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ अभी बस सिर्फ 31 के आसपास बचा हुआ है, जबकि सैंक्शन स्ट्रेंथ 42 होनी चाहिए। तेजस MK1 को मॉडर्नाइज फ्लीट का एक बैकबोन के रूप में देखा जा रहा है, जो कि स्पेशली MiG-21 को रिप्लेस करने वाला है और पहले 83 जेट को ऑर्डर करने के बाद अभी फिर से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एडिशनल 97 जेट को खरीदने का फैसला किया गया। लेकिन इस प्रोजेक्ट में एक मेजर दिक्कत हमारी प्रोडक्शन डिले हो रहा है और खास करके जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस की F404 IN20 सीरीज की इंजन की लेट सप्लाई के कारण HAL की तरफ से डिलीवरी टाइमलाइन डिले हो रहा है। पहला इंजन मार्च 2025 में HAL को डिलीवर किया गया था और अभी HAL का टारगेट ये कि 2025 के एंड तक 12 जेट को डिलीवर किया जाएगा और फिर 2026 के आसपास तेजस की प्रोडक्शन रेट को 16 से 24 तक इंक्रीज करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि उम्मीद किया जा रहा है कि मैक्सिमम 16 तक इंक्रीज किया जा सकेगा, क्योंकि अभी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से साल भर में 24 इंच को डिलीवर करने की उम्मीद नहीं किया जा रहा, जो कि 2027 के बाद करने की उम्मीद किया जा सकता है।
तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।